नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं लागत प्रभावी विश्लेषण को लेकर, अर्थात कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस अगर हम बात करें तो ये भी एक आर्थिक विश्लेषण का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण ये आर्थिक विश्लेषण का ही एक हिस्सा माना जाता है। दरअसल अगर हम बात करें लागत प्रभावी विश्लेषण की, तो ये भी एक लागत लाभ विश्लेषण का दूसरा हिस्सा माना जाता है या विकल्प माना जाता है। अगर हम बात करें लागत प्रभावी विश्लेषण, जो कि ये क्या करता है, इफेक्ट इसमें बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। इफेक्ट अर्थात प्रभाव, इसमें जो प्रभाव है उसका मायने बहुत है। दरअसल क्या है, ये किसी भी चीज़ों के प्रभावों को, प्रभावशीलता को स्पष्ट करने के लिए, विश्लेषित करने के लिए एक जरिया है, एक उपकरण है, एक तकनीक है। अर्थात हम इस तकनीक के माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं कि लागत प्रभावी विश्लेषण तकनीक के माध्यम से हम किसी भी कार्यक्रम, किसी भी कार्य, किसी भी उद्यम, किसी भी कार्यक्रम की प्रभावशीलता की हम जांच करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है अथवा कितना इफेक्टिव नहीं है। हम अगर बात करें तो किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी व्यवसाय में हमने पूंजी को निवेश किया। अब पूंजी को निवेश करने के पश्चात क्या अगर हमें कोई भी फायदा ना हो जिसके लिए हमने पूंजी का निवेश किया, अगर वही हमारा उद्देश्य की परिपूर्ति ना हो, तो क्या हम इसको ये ऐसे ही पूंजी लगाते रहेंगे क्या? कतई नहीं, कतई नहीं लगाते रहेंगे। अर्थात हम जब भी पूंजी का निवेश करते हैं, किसी भी प्रकार से हम बात करते हैं, किसी भी व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो हम इसके प्रभावों को देखने का प्रयत्न करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर लागत मैंने लगाई, उस लागत का इफेक्ट कितना है, प्रभाव कितना है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये हम जरूर देखेंगे। तो एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभावशीलता की जांच के लिए दरअसल हम क्या करते हैं, तो दो की तुलना हम करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम चीज़ें चल रही हैं, तो दोनों की सेम चीज़ों में प्रभावशीलता दोनों में से अधिक किसकी है, हम ऐसा एक माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो बहुत कम समय में आपको ज़्यादा बात समझ में आएंगी। अब अगर मान लीजिए कि एक पाठ, एक कंटेंट, एक विषय, एक अध्याय को हमें पढ़ाना है। अब कक्षा 1, कक्षा 1 और कक्षा 2, या कक्षा A कह दीजिए और कक्षा B कह दीजिए। अब समझिए इस बात को, इसमें भी कितने हैं? 100 स्टूडेंट हैं। इसमें भी क्या हैं? कितने हैं? 100 स्टूडेंट हैं। समझिए इस बात को, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब एक ही पाठ को, एक ही अध्याय को, एक ही चैप्टर को मुझे ही दोनों कक्षा में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एक ही कक्षा भी है, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हमें पढ़ाना है। दोनों में 100-100 स्टूडेंट हैं। अब दोनों में 100-100 स्टूडेंट हैं, हमने क्या किया कि कक्षा A को या सेक्शन A को जो हमने पढ़ाया वो विधि 1 के द्वारा पढ़ाया, और इस सेक्शन को जो हमने पढ़ाया वो विधि 2 के द्वारा हमने पढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, मुझे ही पढ़ाना है, एक ही अध्याय को पढ़ाना है, एक ही कंटेंट को पढ़ाना है, एक ही चैप्टर को पढ़ाना है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में। हमने क्या किया कि एक कक्षा को जो मैंने पढ़ाया वो विधि 1 के द्वारा पढ़ाया, और दूसरी कक्षा को जो हमने पढ़ाया उसी पाठ को हमने विधि 2 के द्वारा पढ़ाया। अब हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि जो हमने दोनों कक्षा को जो मैंने पढ़ाया है
उसमें से दोनों कक्षा में से ज्यादातर बच्चों में समझ में कितनी आई, अर्थात प्रभावशीलता कहां तक आया, ज्ञान का प्रभाव किस में ज्यादा दिखा, किस विधियों के माध्यम से पढ़ाने से जो बच्चों में इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा हम वो ला पाए। इन सारी चीजों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि विश्लेषण के पश्चात हमने ये पाया कि विधि 2 के द्वारा जो हमने कक्षा को पढ़ाया था उसमें ज्यादातर बच्चे ने सीखा, इसमें से ज्यादातर बच्चे ने सीखा, अर्थात उसके ज्ञान में परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, उसके स्मरण शक्ति में परिवर्तन आया, उसके समझबूझ में परिवर्तन आया, वो ज्यादा गहराइयों से जान पाया उस पाठ को, अर्थात इफेक्टिवनेस किस में ज्यादा हुई। तो इस विधि 2 के द्वारा जो हमने पढ़ाया किसी भी कक्षा को, तो विधि 2 इसका मतलब क्या है, ज्यादा इफेक्टिव निकला। अब ज्यादा इफेक्टिव निकला तो हमें भी क्या करना है, इस लागत प्रभावी विश्लेषण में हम क्या करना है, तो 2 की तुलना हमने की, कक्षा 1 और कक्षा 1, ऐसा कह सकते हैं कि विधि 1 विधि 2 कि जब हमने तुलना की तो हमने पाया कि विधि 2 विधि 1 से ज्यादा प्रभावी निकला, ऐसा कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम विधि 2 को ही कक्षा 1 में भी जाकर के बाद में अप्लाई करेंगे, और जिससे कि उसकी प्रभावशीलता बहुत तेजी से बढ़े। अर्थात हमने अब 40-40 मिनट की जो कक्षा थी दोनों को ही हमने 40-40 मिनट दिए, अर्थात लागत हमने लगाया, हमने बहुत सारी मेहनत भी की, मेहनत करने के उपरांत भी हमें दोनों में सेम मेहनत की, लेकिन विधियों का हमने परिवर्तन कर दिया और हमने ये देखा कि प्रभावशीलता विधि 2 में ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद हम उसको ऑप्ट करेंगे, विधि 1 को छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से एक हम और उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर छात्र है, और सबसे पहले तो ये समझिए कि कभी भी जब लागत प्रभावी विश्लेषण मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब हमारे सामने में क्या होती है, बाधा होती है। हमारे सामने में जब बाधा उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव माना जाता है तब जबकि हमारे सामने में बाधा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण, अब एक छात्र है, मान लीजिए कि उस छात्र को क्या करना है, एनटीए नेट क्वालिफाई करना है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना है, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वालिफाई करना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, एनीवे जो भी। अब क्वालिफाई करना है, उसने क्या किया कि एक यूट्यूबर ए थे। अब यूट्यूबर ए जो थे, इस छात्र ने केवल यूट्यूबर ए को फॉलो किया, खूब तैयारी में लगे रहे, जी तोड़ मेहनत इसने किया है, छात्र ने फॉलो करते रहे, पेड बैच भी लिए, वो सब कुछ किए। सब कुछ करने के पश्चात उसने पेड बैच भी लिया और जी तोड़ मेहनत भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जब उस परीक्षा, जो भी परीक्षा ये दे रहे थे, उसका जब परिणाम आया तो क्या था, ये फेल हो गए। जब फेल हो गए तो क्या हुआ, इनको ये लगा कि अरे भैया हम फेल कैसे हो गए, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत भी की थी, पेड बैच भी मैंने ज्वाइन किया था, पश्चात इसके दिक्कत हुई कहाँ। अब ये छानबीन अर्थात विश्लेषण करने पर तुल गए। जब विश्लेषण करने पर तुल गए तो इन्होंने पाया कि इनके द्वारा यूट्यूबर ए जो थे, इनके माध्यम से जो पढ़ाए जा रहे थे वो गलत कंटेंट वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा था। वहां जब गलत कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा था तो यहां पर सफलता कैसे मिलती। अब इन्होंने क्या किया कि फिर से सर्च करना प्रारंभ किया, क्योंकि इनके सामने क्या हुई है, बाधा उत्पन्न हो गई है। अब बाधा उत्पन्न जब हो गई है तो इन्होंने एक यूट्यूबर बी को इन्होंने फॉलो करना प्रारंभ किया। अब जब प्रारंभ किया तो इन्होंने पाया
कि इनकी जो तैयारी है, इनका जो कंटेंट है, इनकी जो भी विधियों का सहारा ये लेते हैं, या इनकी जो शैली है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर क्या था, तो इन्होंने यहाँ पर पेड बैच भी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर कोई पेड बैच नहीं है, बावजूद इसके ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, कंटेंट भी बेहतर, हर एक गहराई के साथ ये डेप्थ में जाकर के ये पढ़ाते हैं। अब इन्होंने यूट्यूबर बी को फॉलो किया और परीक्षा देने के क्रम में जब परीक्षा दे करके आए तो क्या हो गए, ये पास हो गए, जो भी उन्होंने परीक्षा दी थी। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, दोनों का इन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से तुलना की, और तुलना में इन्होंने पाया कि हम पेड बैच भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, लेकिन ये बिना पेड के ही हमें ज़्यादा परिणाम यहाँ पर दिए। अर्थात इफेक्टिव कौन है, यूट्यूबर बी ज़्यादा इफेक्टिव है, इन्होंने अपने रिसर्च में पाया। तो मुख्य तौर पर ये जो लागत प्रभावी विश्लेषण है, कि लागत प्रभावी विश्लेषण में मुख्य तौर पर हम किसी भी तरीके से किसी भी पूंजी का जब निवेश करते हैं, तो अब हम एक, जैसे कि बहुत सारी सरकारी परियोजनाएं आती हैं तो चलती रहती हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक परियोजना आई सरकार की तरफ से, और उस परियोजना के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे हो गए तो फिर सरकार ने क्या किया कि उस परियोजना का सर्वे करवाया कि लोगों तक हमने जो परियोजना चलवाया वो लोगों तक कितनी प्रभावशीलता छोड़ रहा है, कितना लाभ पहुंचा रहा है। तो इसका सर्वे उन्होंने करवाया। अब सर्वे के दौरान अगर पाया जाता है कि ये जो परियोजना है वो जनता तक पहुंच भी रही है, इसका प्रभाव भी दिख रहा है, और जो भी मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, तो क्या होगा, फिर उस परियोजना को बिल्कुल कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि उसकी प्रभावशीलता बहुत अधिक है। वहीं पर एक परियोजना ऐसी है जो कि मतलब प्रभावशीलता के मामले में एकदम गड़बड़ है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो आउटपुट निकल के आता है उसका सारा जो है वो इधर उधर बंटवारा या भ्रष्टाचार में ही वो लिप्त हो जाता है, और जनता तक जो पहुंचना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। सरकार क्या करेगी, उस परियोजना को बंद कर देगी। तो मुख्य तौर पर हम अगर देखेंगे तो लागत प्रभावी विश्लेषण के माध्यम से हम एक प्रकार से तुलना करते हैं, और तुलना के माध्यम से हम ये प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं, प्रभावशीलता देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा ये चलाया जा रहा है उसकी प्रभावशीलता कितनी और कितनी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव तरीके से आपने इस कंटेंट को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।